आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। आज ये चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का पार्ट सेकंड है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने वर्क के बारे में स्टडी किया था। आज इस वीडियो में हम एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? जैसे कि मैं कह सकती हूँ, मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको पढ़ा रही हूँ, एनर्जी वेस्ट हो रही है मेरी, बट आप बिस्तर पे लेटे हुए आराम से इस वीडियो को फोन ऐसे लेके देख रहे हो, बट आप लाइक नहीं कर सकते। मेरी एनर्जी को वेस्ट ही जाने दोगे। बाय द वे, ये सब छोड़ते हैं। डिफाइन एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी होता क्या है? डिफाइन एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जिस भी इंसान के पास एनर्जी होती है, अपन ये कह सकते हैं कि वो काम कर रहा है, वो काम कर सकता है। और जो काम कर रहा है उसके पास ऑब्वियसली एनर्जी है, वो तभी तो काम कर रहा है। जो काम कर सकता है उसके पास एनर्जी है, और जिसके पास एनर्जी है वही तो काम कर पाएगा। यहाँ पे देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू when its energy is released। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो, जैसे कि अपन एक कुल्हाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। एक इंसान है और वो एक लकड़ी का बड़ा सा पीस है, वो उस पीस को कुल्हाड़ी से एज से छोटे छोटे पीस में तोड़ रहा है। जब ये लकड़ी का पीस है, जब जो एज है, कुल्हाड़ी है, वो उस पर टच है तो वो कुछ भी नहीं कर रही। और जब उसको वो इंसान जब उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेगा, वो कैसे मूव कराएगा उसको? वो कंटिन्यूअसली जो एस है कुल्हाड़ी, उसे ऊपर लेके जाएगा, फिर ऐसे नीचे मारेगा, ऊपर लेके जाएगा, फिर ऐसे नीचे मारेगा। तो जब वो एस को ऊपर लेके जाएगा तो उसे ऊपर लेके जाने में वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे ये था रेस्ट पोजिशन पे, वो उसे ऊपर लेके गया, वर्क किया ऊपर लेके आने में, और जो वर्क रहता है वो कुल्हाड़ी पे स्टोर हो जाएगा। वर्क क्या होगा? उस पे स्टोर हो जाएगा। और जब उसे वो नीचे लेके आएगा तो वही वर्क जो है उस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो काम किया उसने ऊपर लेके जाने में, और वो वर्क जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा एस पे, कुल्हाड़ी पे। और जब वो कुल्हाड़ी फिर नीचे लाएगा तो वही एनर्जी से जो क्या अपन लिए थे, कार्डबोर्ड था या फिर वुडन का जो शीट थी, वो कट जाएगी। फिर से बता रही हूँ एक बार, जो अपनी वुडन या कार्डबोर्ड शीट है उस पर अपन वर्क, उसको अपन छोटे छोटे पीसेस में कट कैसे करेंगे? जो एस रहेगी, जो कुल्हाड़ी रहेगी, उसको जो अपन ऊपर लेके जाएंगे, तो उस ऊपर लेके जाने में अपन को कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में कुल्हाड़ी में एस में स्टोर हो जाएगा। और जब उसे अपन नीचे लाएंगे तो वही एनर्जी से जो वुडन ब्लॉक जो रहेगा वो छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी को जब अपन ऊपर लेके जाते हैं, उसमें उतनी एनर्जी पोजेस होती है, स्टोर होती है, तो इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। अब नेक्स्ट है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अपन कह सकते हैं मेरे पास 10 जूल की एनर्जी है, इतने जूल की एनर्जी, बट ये अपन नहीं कह सकते मेरे पास 10 जूल की एनर्जी जो कि ईस्ट डायरेक्शन में, ये कहना गलत होगा। एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड, अपन कुछ वैल्यू हो उसकी, 10 वैल्यू है, 12 वैल्यू है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। फिर आता है यूनिट। जैसे अपन अभी वर्क की यूनिट पढ़े, अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है? द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ऐसा यूनिट एनर्जी की जूल होती है। अब अपन 1 जूल को डिफाइन कैसे करेंगे? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। 1 जूल एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज नोन एज, इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। अब
किलो जूल, यहाँ पे क्या है 1 जूल, और 1 किलो जूल इज इक्वल टू होता है 1000 जूल्स। ये क्वेश्चंस में अपन को कभी कभार किलो जूल्स में दिया रहता है तो अपन को कन्वर्ट करने में हेल्प होती है। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल होता है। अच्छे से एनर्जी समझ लिया। अब देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कितने सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि एनर्जी जो काइनेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस चैप्टर में अपन बेसिकली किसके टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अपन काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फंडा है, जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे कोई भी एक कार है जो मूव कर रही है तो अपन कहेंगे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी बॉल है जो मूव करे जा रही है ग्राउंड पे तो अपन कहेंगे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब अपन मूव कर रहे हैं, मोशन में है, अपन मूव कर रहे हैं तो अपन कहेंगे कि हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो डिफाइन क्या है? डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? जब कोई भी बॉडी जो है वो मोशन में है और उसके मोशन पे होने पे उस बॉडी पे जो रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। एग्जाम्पल है, अ मूविंग क्रिकेट बॉल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जब बॉल जो है, जब क्रिकेट के मैच में जब बॉल थ्रो करता है बॉलर, तो उस बॉल मोशन में रहती है, तो अपन बॉल मोशन में रहती है तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 1/2 mv²। यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ बॉडी, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। m क्या है? मास ऑफ बॉडी, और v क्या है? v है जो मतलब वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, जिस स्पीड जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हम देखते हैं फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला तो मैंने बता दिया था, 1/2 mv² होता है, लेकिन उसको अपन डिराइव कैसे करते हैं, उसका डेरिवेशन क्या है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये एक कोई मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे एयर है या कोई भी मीडियम है, कुछ भी है, एक यहाँ पे बॉल है। ठीक है, और ये बॉल का मास कितना है? m है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी v है, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है? F फोर्स इस पे लग रहा है मूव कराने में। ये एक बॉल है जो कि m मास की है, इसकी वेलोसिटी v से, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है इस पे? F। और जब ये एयर मीडियम पे आएगी तो मान लेते अपन ये यहाँ पे मूव करते करते यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है। अब जब एयर पे जब ये बॉल एंटर करेगी इस मीडियम पे तो इस पे एक अपोजिट फोर्स भी लगेगा, इस पे अपोजिट फोर्स लगेगा। जैसे कि फ्रिक्शन, बॉल वाले केस में फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स लगाता था, तो वैसे ही यहाँ पे एक अपोजिट फोर्स लगेगा। और जो इसकी v वेलोसिटी, स्मॉल v थी वेलोसिटी, अब इस मीडियम एयर पे आके इसकी वेलोसिटी कैपिटल v हो जाएगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कैपिटल v हो जाएगी। और देखो, जब ये बॉल जो है ये मूव कर रही थी, बॉल जब मूव कर रही थी तो इसमें क्या था? काइनेटिक एनर्जी। और जब बॉल यहाँ पे आके रेस्ट पे आ गई तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी किस पे यूज हो गई? जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो मोशन में थी, और इसकी जब बॉल रेस्ट पे आई तो इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी थी वो खत्म हो गया, और काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, और वर्क जो अपन करते हैं बॉल को मूव कराने का जो वर्क होता है वो वर्क अब नहीं होगा। जब तक काइनेटिक एनर्जी थी बॉल की तब तक वर्क हो रहा था, बॉल यहाँ तक आगे चल रही थी, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई तो वो जो वर्क डन हो रहा था वो वर्क डन अब नहीं होगा और बॉल यहीं पे रुक जाएगी। तो अपन को पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू F इंटू में S, फोर्स इंटू में डिस्टेंस मूव। डिस्टेंस अपन ने कितना मूव किया, यहाँ पे कितना मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, S डिस्टेंस मूव कर रहा है,
और यहाँ पे इस वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होगी W के। क्यों? क्योंकि जब बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी थी तब वो वर्क कर रही थी, तो अपन क्या कह सकते हैं कि कितना वर्क डन हुआ, कितनी देर तक वो जो बॉल है वो मूव करेगी, कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जब तक उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी तब तक वो वर्क कर रही थी, जितने उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी बॉल के पास उतना उसने वर्क किया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड इसको सपोज कर लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू में S, F इंटू में S हो गया। अब सपोज करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी इनिशियल वेलोसिटी v थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल V। फाइनल वेलोसिटी कितनी, कैपिटल V। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन को पता है कि क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, 2 और a क्या है, एक्सेलरेशन, s क्या है, डिस्टेंस। यहाँ पे भी फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी अपना क्या है, v है, तो यहाँ पे आ जाएगा v कैपिटल V स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर प्लस 2a। अब यहाँ पे a को थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे बॉल जो है वो कंटिन्यूअसली रेस्ट पे आ रही है, मतलब धीरे धीरे बॉल रुक रही है, तो अपना एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि बॉल जो है वो फाइनल धीरे धीरे बॉल की स्पीड कम हो रही है, तो यहाँ पे a का साइन निगेटिव रहेगा और ये s। तो अब देखो फाइनल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी अपन ने कैपिटल V सपोज किया है, लेकिन ये जो बॉल है वो फाइनली रेस्ट पे आके रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन बॉल कम एट रेस्ट so its final velocity is 0। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस में 2as, तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड हो गया, इक्वेशन थर्ड आ गया। या क्या अपना, अब फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। अपन को न्यूटन्स लॉ से ये चीज पता है कि जो फोर्स होता है वो मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F अपॉन में m इज इक्वल टू a। यहाँ पे m को अपन ने F के नीचे भेज दिया और ये a की वैल्यू निकल आई। कौन सा इक्वेशन आया, फोर्थ इक्वेशन। पुट a फ्रॉम फोर्थ इन थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू अपन पुट करेंगे, 2a की वैल्यू क्या है, F अपॉन में m, s वहां पे पहले से है, इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2fs इज इक्वल टू v स्क्वायर m, ये हो गया v स्क्वायर m। और फिर यहाँ पे अपन f और s कहने देंगे और इक्वल टू हो जाएगा, 2 को यहाँ लाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, फिर m और ये v स्क्वायर। और f और s अपन को पता है कि फोर्स इनटू में डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन, w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। और वर्क डन किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के, तो अपना काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर।
स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, इसे आप नोट कर लो। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², अपन ने जस्ट स्टडी किया। इससे अपन क्या कर सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो मास के और वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो लिखा हुआ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। The kinetic energy of a body is directly proportional to the square of velocity of the body. अब कई लोग यहाँ पे कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कंफ्यूजन हो रहा है तो बता देते हैं। न्यूटन्स लॉ में अपन को पता है कि F इज इक्वल टू m होता है, तो क्या कह सकते हैं F अपॉन में m इज इक्वल टू a। तो ऊपर क्या है F, नीचे क्या है m, तो अपन क्या कहेंगे जो A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, F के, और जो A है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/m। जब डायरेक्ट रहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, m के है। तो यहाँ पे ऐसे है कि दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, और जो वेलोसिटी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे जब अपन मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, और जब मास को अपन हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। लेकिन जब अपन वेलोसिटी को यहाँ पे डबल करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो जब अपन वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। और जब अपन यहाँ वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ नहीं होगी, 1/4 होगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है इफ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो गेट डबल। If mass of the body is halved, then its kinetic energy will also get half. The velocity of a body is doubled, then its kinetic energy become 4 times. If velocity of the body is halved, then its kinetic energy become 1/4. समझ में आ गया ये? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। मास क्या गिवन है अपन को 2 kg, डायरेक्ट करेंगे 1/2 इनटू में मास कितना गिवन है 2, और वेलोसिटी कितना गिवन है 0.1, 0.1 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा अपन को क्योंकि यहाँ v² है। ठीक है, फिर 1/2 इनटू में 2 इनटू में 0.1 इनटू में 0.1 स्क्वायर को अपन ने ऊपर कर लिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 0.1 इनटू में 0.1 कितना हो जाएगा 0.01 जूल। काइनेटिक एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल, इसीलिए यहाँ पर जूल लिखेंगे और ये आ जाएगा अपना आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस। 2 बॉडीज है जिनका मास इक्वल है, मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उनकी एक की वेलोसिटी v है और एक की वेलोसिटी 3v है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। पहले अपन क्या करेंगे, 2 बॉडीज है, दोनों बॉडीज की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन, लेट द मास ऑफ द बॉडीज विल बी m। अपन दोनों बॉडी का मास m मान लेते हैं, मास सेम है तो दोनों का मास m होगा। अब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी v, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी 3v गिवन है। अब अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। यहाँ पे आ जाएगा
1/2। मास कितना है फर्स्ट बॉडी का एम, वेलोसिटी कितनी है v, तो v² ही आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी 1/2, मास कितना है, अभी भी मास m है, और v कितना है 3v, तो 3v² हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 m, 3 का स्क्वायर अपन करेंगे 9 आ जाएगा, 9 और ये v²। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू 9/2 mv², इतना आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी की कितनी आई है 1/2 mv², और सेकेंड बॉडी की कितनी आई है 9/2 mv²। ठीक है, ये mv² से mv² पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब इसको देखो 1/2, 9/2 को अपन जब ऊपर लेके जाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और ये 9 नीचे हो जाएगा, है ना। ये जैसे 1/2 ये ऐसे लिख दिया, इसको जब अपन ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/9। तो रेशियो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा क्या है 1/9, रेशियो इज इक्वल टू 1:9। ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। एक ईंट है, उसे अपन ने नीचे ग्राउंड से उठा करके अपनी बाउंड्री पे रख दिया। बाउंड्री अपनी पहले से बनी हुई है, ईंट को बस अपन ने उठा के उस बाउंड्री पे रख दिया। तो जो ईंट को जब अपन ने उठाया तो उस पर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। किस फॉर्म में, जब अपन ने ईंट को उठाया तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सामान हो, उसे जब अपन ग्राउंड से उठा करके थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से ऊपर जब अपन उसे रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल है, जब एक बर्ड पेड़ पे बैठी रहती है, पेड़ तो ग्राउंड से ऊपर है ना, तो कोई भी जब एक बर्ड जो होती है वो पेड़ पे बैठी रहती है तो उस बर्ड पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। बर्ड मोशन नहीं कर रही, मोशन होता तो क्या होता, मोशन, जब बर्ड मोशन कर रही होती तो उस पर काइनेटिक एनर्जी भी होती, और क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर है, एयर में है, ग्राउंड पे तो नहीं उड़ती है बर्ड, उड़ना तब कहेंगे यार जब ग्राउंड पे उड़ेगी। तो जो बर्ड है जब वो सिर्फ पेड़ पे बैठी हुई है आराम से, ठीक है, तो उस पर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी जो बर्ड है वो ग्राउंड से ऊपर है, पेड़ पे बैठी हुई है, तो उस पर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी होगी। बर्ड मोशन में नहीं है तब भी उसके अंदर क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से ऊपर बैठी हुई है। और अगर वही बर्ड पेड़ से उड़ करके उड़ने लग जाए तो उस पर क्या हो जाएगा, बर्ड देखो ग्राउंड से ऊपर उड़ रही है, ग्राउंड से ऊपर ही उड़ेगी बर्ड, तो उस पर क्या है ग्राउंड से ऊपर है, इसलिए उस पर पोटेंशियल एनर्जी है। और बर्ड उड़ रही है, मोशन कर रही है, इसीलिए उस पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन कहाँ पे है वो, और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अभी चेंज इन शेप क्या है, जैसे कि एक अपन स्प्रिंग लेते हैं, उसको अपन दबाते हैं तो शेप चेंज करता है, और वो जब अपन उसे छोड़ते हैं तो शेप वो रीगेन करता है। और वो शेप जो अपन दबा रहे थे उसे, तो अपनी जो एनर्जी थी, जो अपन वर्क डन कर रहे थे, दबाने पर अपन वर्क कर रहे थे,
तो दबाने पे जो वर्क कर रहे थे अपन, वो उस स्प्रिंग पे किस फॉर्म पे स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जब अपन उसे, और जब वही स्प्रिंग को अपन छोड़ेंगे तो वही एनर्जी जो है वो वापस से वर्क करेगी, उसे वापस उसका शेप रीगेन करने में हेल्प करेगी। किस फॉर्म पे एनर्जी स्प्रिंग पे स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे अपन कह सकते हैं वो टू टाइप्स की होती है। पहली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब अपन ग्रेविटी के मतलब अर्थ सरफेस से जब ऊपर रहते हैं तो जो उस पर एनर्जी रहती है उसे अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब शेप या साइज चेंज हो तो उस तब जो एनर्जी स्टोर होती है उसे अपन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब डिफाइन क्या है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ईंट को अपन ने उठा के बाउंड्री पे रखा था, वो पोटेंशियल एनर्जी तो था, बट किसका एग्जाम्पल था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। और जब अपन ने स्प्रिंग को दबाया था, वो किसका एग्जाम्पल था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। इसकी डिफाइन होती है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। साइज पे कैसे चेंज होता है, देखो स्प्रिंग का भी शेप और शेप चेंज हो रहा था। अब जो वो पत्थर मारने वाला जिसे अपन गुल्ला कहते हैं, तो जब ऐसे वो ऐसे होता है और वो ऐसे होता है और इस पे एक रबड़ लगी होती है, जब उस रबड़ पे अपन पत्थर फंसाते हैं और उसको अपन दूर ऐसे जब खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं तो अपन ने खींचने पे अपन ने क्या किया, वर्क किया, और जो रबड़ का साइज जो था वो इंक्रीज हुआ, साइज जो पहले से बड़ी हो गई वो। और अपन जब उस पर ऐसे खींचे तो अपन ने वर्क किया, और जब अपन ने छोड़ा, जब खींच रहे थे तो उस पर अपन वर्क कर रहे थे, और वर्क किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में उस स्ट्रिंग पे जो है वो स्टोर हो रहा था। जब अपन उसे छोड़ेंगे तो वही एनर्जी से वो दूर जाएगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी, the sum of the potential energy and kinetic energy is called mechanical energy. What is mechanical energy? The sum of the kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. Example, bird flying. जैसे जो हमने अभी बताया ना, जस्ट जब बर्ड उड़ रही है तो अर्थ के सरफेस से या ग्राउंड से ऊपर उड़ रही है तो उस पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और बर्ड मोशन में तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो अपन कह सकते हैं कि जब बर्ड जो है वो उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, तो उस पर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू इट्स हायर पोजिशन above the earth and it is equal to the work done on the body against gravity in moving the body to that position। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मान लेते हैं कि अपनी दीवार है ये, ऐसे इस पे ईंट लगे हुए पूरे, ये अपनी दीवार है, ये अपना ग्राउंड सरफेस है, ये ईंट है यहाँ पे एक, और इसको उठा के अपन ने यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये ईंट को अपन ने उठा के इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया। ईंट का मास कितना है, m है। कितनी हाइट तक अपन ने ऊपर ले गए हैं, h हाइट तक। और अपन जब इसको यहाँ से ग्राउंड से टॉप तक लेके जा रहे थे तो अपन किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे थे, जब अपन इसे नीचे से उठा करके ऊपर रख रहे थे तो अपन ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहे थे, ग्रेविटी g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क कितना अपन ने किया, मास कितना था m, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे आएगा क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में अपन ने वर्क किया है g, और किस हाइट तक लेके गए हैं, h हाइट तक, तो यहाँ पे आ जाएगा h। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वर्क डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी टू दैट पोजीशन। वर्क डन होता है, और जो वर्क जितना अपन वर्क करेंगे, जितना भी अपन वर्क कर रहे हैं उस ईंट को उठा के वहाँ पे ले जाने में उतनी ही एनर्जी तो उस पर स्टोर होगी। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। यहाँ पे m क्या है, m इज मास
जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है, 9.8 होती है जी की वैल्यू। और एच हाइट जितना अपन ने मूव किया। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अ बैग ऑफ व्हीट वेट्स 200 kg, टू व्हाट हाइट शुड इट बी राइज्ड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज दिस। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है, 9800। मास कितना गिवन है, 200। जी की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है, 9.8। और हाइट अपन को कैलकुलेट करनी है, हाइट अपन को कैलकुलेट करनी है। तो 9800, 200 को अपन इस साइड लेके आएंगे तो ये अपॉन पे आ जाएगा। सेम 9.8 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। और ये एच बस यहाँ पे हाइट जो कि अपन को कैलकुलेट करनी है बचेगा। तो 9800 अपॉन में 200 इंटू में 98, इसका मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 00 कैंसिल हो गया, 98 कैंसिल हो गया और 2 1 जा और ये 5 जा। तो हाइट कितनी आ गई, हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, what will be the potential energy of a body of mass 1 kg kept at a height of 5 meter? क्या है, क्या क्या अपन को कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एम जी एच। एम मास, जी ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे अपन ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, जी, और एच क्या है, हाइट। तो अब यहाँ पर आपको जी की भी वैल्यू गिवन है, एम की भी वैल्यू गिवन है, एच की भी वैल्यू गिवन है, तो अपन पोटेंशियल एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करके कमेंट्स पे आंसर बताओगे। तो डेट्स ऑल, आई होप मेरे इन वीडियोस से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आपको पढ़ाई में हेल्प हो रही होगी। और यार जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी मुश्किल आ जाए, हमेशा एक चीज़ याद रखना, मुस्कुराना मत भूलना। कोई भी मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन हो, अपनी हिम्मत टूटने मत देना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।